नहीं हुआ था। गॉस थ्योरम को हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोग समझे थे कि गॉस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है और फिर गॉस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है। बहुत आसान तरीके से इसको बात को समझ चुके थे हम लोग। समझे थे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, समझे थे कि नहीं? हाँ, चलिए। तो हम लोग फ्लक्स के बारे में ओवरऑल मिला के पढ़े। किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। उतना दिन से जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब फ्लक्स का हम लोग फार्मूला को देखें, एक जनरल फार्मूला देखें विद्युत फ्लक्स का, और गॉस थ्योरम से एक फार्मूला देखें विद्युत फ्लक्स का। क्या देखे कि नहीं? चलिए फटाफट में एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग जो है ना विद्युत फ्लक्स के बारे में सबसे पहले पढ़े कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स हमारा एक ऐसा भौतिक राशि है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। किस विद्युत क्षेत्र को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को पता करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगा उसमें उतना ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस से जो है वो 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है। कितना विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है? 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है। तो इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 3 होगा। तो उस हिसाब से विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला हम लोग देखे थे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट में एस। ई डॉट में एस हम लोग ए डॉट भी पढ़े हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ई एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा होगा कि नहीं? अरे बोलो ना जी। अल्प सतह के लिए अगर देखेंगे तो ई डॉट में डी एस, ई डॉट में डी एस। तो डी फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ये हम लोग विद्युत फ्लक्स में समझे थे, मात्रक विमा इसके बारे में बात कर चुके थे। फिर हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बात किए थे, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय में क्या डिस्कस किए थे? गॉस चचा ने हमारे विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताया। उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले उन्होंने कुछ शर्त रखा। क्या शर्त रखा? उन्होंने कहा कि अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको एक बंद सतह लेना पड़ेगा, क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ेगा। कैसा सरफेस? क्लोज्ड सरफेस। अगर आप एक इनक्लोज सरफेस लेते हैं, अगर आप एक बंद सतह लेते हैं तो उसका आकृति आकार जैसा भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस मतलब इस बात का है कि हमको जो सरफेस चाहिए वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, बंद सतह होना चाहिए। कैसा सतह होना चाहिए? बंद सतह होना चाहिए। अगर बंद सतह है तो मान लेते हैं कि हम एक बंद सतह ले लिए ऐसे, हम एक बंद सतह ले लिए ऐसे। अब इसमें आप पता कीजिए कि इसमें कितना आवेश है। क्या पता कीजिए? इसमें कितना आवेश है। मान लिए कि इस बंद सतह के अंदर जो है वो Q1, Q2, Q3 आवेश है। बंद सतह के अंदर कितना आवेश है? Q1, Q2, Q3 आवेश। तो आपको अगर इस बंद सतह के अंदर फ्लक्स निकालना, क्या निकालना? फ्लक्स। अगर इस बंद सतह के अंदर आपको फ्लक्स निकालना हो, विद्युत फ्लक्स निकालना हो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि जितना भी आवेश है सबको जोड़िए। क्या कीजिए? सबको जोड़िए और कुछ मत कीजिए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दीजिए। आपका जो वैल्यू बताएगा वो क्या बताएगा? विद्युत फ्लक्स को बताएगा। क्या बताएगा? विद्युत फ्लक्स को बताएगा। और हमने आपको एक बात बोला था कि अगर आवेशों का जोड़ हो रहा है तो उसको समेशन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? समेशन से। तो ये हमारा गॉस थ्योरम का फार्मूला है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। चलिए अब हम लोग गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग करते हैं। गॉस ने
विद्युत किसी बंद सतह के अंदर में विद्युत क्षेत्र को किन किन रूपों में किन किन जगहों पर निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ व्यंजक प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? कुछ व्यंजक प्राप्त किया। उसी के बारे में अभी हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक बंद सतह है तो ये फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। ध्यान से देखिए इधर। अब हम एक बंद सतह, ये सब सारा कुछ लिख लिया होगा, जो भी लिखा है उसको बस डिस्कस कर दें। अब हम लोग जो है मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि हमको सिद्ध करना है। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करे, सिद्ध करे, क्या सिद्ध करें? आई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। देखिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एकदम कुछ मत कीजिए, बस है कुछ तो करेंगे नहीं। सबसे पहले आप एगो गोला ले लीजिए, स्फेयर लीजिए। क्या लीजिए आप? एगो स्फेयर लीजिए। ठीक है ना। अब इस गोले का जो, इस गोले में जो है, इस गोले में मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश वितरित है चारों तरफ। गोले में क्या है? प्लस क्यू आवेश वितरित है। देखो हमेशा गोले के बाहर में आवेश वितरित होता है। वितरित मतलब बिखेरा हुआ होता है, फैला हुआ रहता है। गोले के बाहर में आवेश रहता है। कोई भी अगर आवेशित गोलीय चालक लेंगे ना, तो कोई भी आवेशित गोलीय चालक में आवेश कहाँ वितरित रहता है? गोले के, अरे बोलो ना जी, गोले के बाहर में आवेश वितरित रहता है। तो ये प्लस क्यू आवेश जो है इस गोले के बाहर में वितरित है। प्लस क्यू आवेश क्या है? गोले के बाहर में वितरित है। मान लेते हैं कि हम गोले का जो अल्प सतह है, ये गोले का केंद्र बिंदु है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। मान, इससे r दूरी पर क्या मान लिए? एक बिंदु P है। नहीं तो यही पे मान लीजिए ना, इससे r दूरी पर गोले के सतह पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। अब हमको पता करना है कि इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। अब हमको पता करना है, क्या पता करना है कि इस P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये बिंदु P है और इस P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चीज को पता करना है। इस P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चीज का क्या करना है? पता करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर से। ये हमारा एक गोला है और इस गोला का जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र बिंदु मान लेते हैं O है और O से r दूरी पर एक बिंदु P है। O से r दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। हमको पता करना है कि इस P बिंदु पर गोले के सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चीज का क्या करना है? पता करना है। क्या करना है जी? पता करना है। और देखिए अगर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र धन आवेश से दूर भागेगा, तो देखिए भी जो देखा जा रहा है वो धन आवेश से दूर भाग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग दो गो फार्मूला देखें। क्या गो फार्मूला है? फ्लक्स निकालने का क्या फार्मूला देखें? दो गो फार्मूला। ये फार्मूला देखे हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट में डी, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट में ds। देखे हैं कि नहीं? फ्लक्स निकालने का ये फार्मूला देखे हैं कि नहीं? डी फाई इक्वल टू ई डॉट में ds। देखिए यहाँ पे हम पूरे गोले का एक ही बार में फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। गोले का ये जो पूरा हमारा गोला है, इस गोला का एक ही बार में पूरा फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा कि गोले का अल्प भाग लेंगे। गोले का क्या लेंगे? और उस अल्प भाग का पहले फ्लक्स निकालेंगे। उस अल्प भाग का फ्लक्स निकालेंगे। तो अल्प भाग मान लिए ये वाला, इस गोला का अल्प सतह ये वाला लिए, जिसका नाम है ds। क्या नाम है? अरे बोलो ना जी, इस गोले का अल्प भाग का क्या नाम है? ds है। मान लेते हैं गोला जो है वो पूरा पूरी s है, मतलब पूरा पूरी जो गोले का क्षेत्रफल वो क्या है? s है। गोले का जो पूरा पूरी क्षेत्रफल वो क्या मान है? s है।
तो अल्प भाग को किससे लिखेंगे? ds से। अल्प भाग को किससे लिखेंगे? ds से। तो d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डॉट में ds होता है कि नहीं विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ इस अल्प क्षेत्र के लिए d फाई इक्वल टू हो गया E डॉट में ds। अगर इसको तोड़ेंगे तो a डॉट b ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E ds कॉस थीटा, E ds कॉस और थीटा। देखिए इधर ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिस और फ्लक्स है, तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट में ds। ये अल्प फ्लक्स आया, अल्प सतह के लिए फ्लक्स आया। क्या आया? अल्प सतह के लिए फ्लक्स। अरे बोलिए ना जी, क्या आया? अल्प सतह के लिए। अगर हमको पूरे सतह के लिए फ्लक्स निकालना है, पूरे सतह के लिए विद्युत फ्लक्स, पूरे सतह के लिए विद्युत फ्लक्स, अगर हमको पूरे सतह के लिए विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस डी फाई का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इस डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्लोज सरफेस है, इसलिए ये बता रहा है कि जो डी फाई का इंटीग्रेशन हो रहा है वो क्लोज सरफेस है, जिसके कारण ये इंटीग्रेशन के बीच में एक गोल का चिन्ह दे दिए। ये क्या बता रहा है कि ये क्लोज सरफेस में सारा घटना घट रहा है। किस सरफेस में? बंद सतह में। तो अब डी फाई बराबर, डी फाई की जगह हम क्या सकते हैं? ई डॉट में ds। अरे बोलो ना जी, लिख सकते हैं कि नहीं? तो फाई इज इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे बोलो ना जी, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन क्या करेंगे? ये बर्बाद है, पूरा बर्बाद। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 3 महीना पढ़ा, बर्बाद है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? s होगा कि नहीं? तो फाई बराबर, ध्यान से देखो, E इंटू एस। एस क्या है? गोले का क्षेत्रफल है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स पूरे सतह के लिए। किस सतह के लिए? ये हमारा जनरल फार्मूला से फ्लक्स निकला। किस फार्मूला से फ्लक्स निकला? जनरल फार्मूला से फ्लक्स निकला। किस फार्मूला से? अब गाउस का प्रमेय पढ़े हैं? गाउस का प्रमेय से। कौन प्रमेय से? गाउस का प्रमेय से। गाउस का प्रमेय क्या बोलता है? फाई बराबर, यहाँ पर प्लस की आवेश वितरित है, प्लस की आवेश है कि नहीं? तो सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख देंगे? प्लस क्यू। और बटा में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। अरे होता है कि नहीं जी? इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण 1 और इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। तो E इक्वल टू क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। हो गया। गॉस का प्रमेय से ये हम वैल्यू लिख दिए। अब देखो E के जगह हम क्या लिख सकते हैं? E बराबर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। देखा है कि नहीं? के क्यू अपन में आर स्क्वायर। नहीं जानता ये फॉर्मूला? कब नहीं देखा? देखा है। तो बस E के जगह ये फार्मूला क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। E की जगह ये फार्मूला क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। हमारा ये फार्मूला, इसको अभी मत करो, इसको अभी मत करो। बस E के जगह ये फार्मूला क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। 5 बराबर E के जगह क्या देंगे? क्यू अपन में आर स्क्वायर और ये है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू के जगह हम क्या सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अरे के जगह क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू बटा आर स्क्वायर है, क्यू बटा, और यहाँ पे है गुना में 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या आपका, क्या बचा, क्या बचा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हमको देखो फाइव इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाइव बराबर क्या होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र, ई के जगह क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, तो ई के जगह के क्यू अपन में आर स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू बटा आर स्क्वायर है तो क्यू बटा आर स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे ऑलरेडी है 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। यहाँ से 4 पाई और 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, गॉस का प्रमेय, इसको देगा 5 नंबर में, तो किसमें देगा, हाँ हम एगो आवेश माने, अभी हम क्या माने, एगो आवेश माने, मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि गोले के अंदर बहुत सारे आवेश वितरित हैं, या फिर Q1, Q2 तथा Q3 आवेश वितरित है, क्या है, वितरित है, तब गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय से फाई बराबर, इस Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू Q1 Q2 Q3 के क्या लिख सकते हैं, सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन। इतना आसान है, कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है, जनरल फार्मूला से फ्लक्स निकालना है, विद्युत क्षेत्र का वैल्यू लिख देना है, आ गया। नूनी कौन टेंशन में, जनरल फार्मूला से क्या निकालना है, गॉस का थ्योरम से एगो क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, कुछो हो जाए, एगो 5 नंबर का आएबे करेगा, गॉस थ्योरम से एगो 5 नंबर का, 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर कहीं ना कहीं सवाल दिखेगा ही दिखेगा। चले पहले सिद्ध उसके बाद अनुप्रयोग, पहले सिद्ध करते हैं का अनुप्रयोग, इसको अलग टॉपिक से बनाते हैं।